चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर रोज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक से आप किस तरह से ब्रीफ क्वेश्चंस लर्न कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है हमारे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसका जो पहला क्वेश्चन लिया हमने डेस्कार्ट्स वाला। अब रेन डेस्कार्ट्स वाले क्वेश्चन आप किस तरह से याद कर सकते हो वो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट में डिटेल में नहीं करूंगा। रेन डेस्कार्ट एक ऐसे फॉर्मर स्कॉलर थे, यानी सबसे पहले स्कॉलर्स में से आते थे जिन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया कि जो डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो क्रिटिकली क्या वेरीफाई की जानी चाहिए। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड था उसका बुक का नाम, जहां जिसने क्या एक ग्रेट इंपैक्ट क्या प्ले किया था आपके साइंटिफिक मेथड पे। साथ ही साथ उनकी बुक में उन्होंने लिखा था नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड, यानी कि आप कभी भी किसी भी चीज पर भरोसा मत करो जब तक क्या आपके मन के अंदर के जितने भी डाउट्स है वो पूरे सारे बाहर निकल नहीं जाते तब तक दोस्तों, ठीक है। अब ये आंसर जिस तरह से मुझे याद है आप भी उस तरह से याद कर सकते हो। कैसे? फरहान भाई नाचेगा, फरहान भाई नाचेगा, कैसे नाचेगा चलो इसको देखते नाचते कैसे ये भाई। तो आप सबसे पहले याद रखना एफ से फॉरमोस्ट याद कर लो, एफ से फरहान, एफ से फॉरमोस्ट, एफ से फरहान, एफ से फॉरमोस्ट। तो इससे पॉइंट आपको याद रखना है। आपका रेन डेस्कार्ट वाज द फॉरमोस्ट स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, समझा। एफ से फॉरमोस्ट स्कॉलर, एफ से फॉरमोस्ट स्कॉलर। फिर बी से बुक का नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ही रोट अ बुक नेम्ड एज डिस्कोर्स ऑन द मेथड, दूसरा पॉइंट बन गया। साथ ही साथ इट प्लेड an impact on scientific method, it played a great impact, it had a great impact on the scientific method। क्लियर हो गया? कितना पॉइंट बन गया? 3 पॉइंट बन गया। अब नाचेगा, in his book he stated that never to accept anything for true till all the grounds of the doubts are excluded। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। एफ से फॉरमोस्ट स्कॉलर, फिर उसके बाद ए बी से क्या बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड था, ठीक है। फिर एन से क्या है? नाचेगा, यानी नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर आता है आपका एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल की अगर बात करूं, एनालिस्ट स्कूल जो था आपका जो लेटर हाफ था 20th सेंचुरी का, उसमें क्या स्टार्ट हुआ था आपके फ्रांस में, जिसने क्या दिया था, एक नया डायरेक्शन दिया था हिस्ट्री राइटिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि हिस्ट्री जो है, अब तक आप देखो तो राजा महाराजाओं के लड़ाई झगड़े के बारे में बताया जाता था, लेकिन सिर्फ उतने ही तक हिस्ट्री नहीं थी। हिस्ट्री जो लोकल पीपल्स हुआ करते थे, जो सिटीज हुआ करते थे, जो हम बोल सकते थे उनकी जो ट्रेडिंग पॉलिसी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, उसके बारे में भी था। क्लियर हो गया? अब ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? एक फ्रेंच हिस्टोरियन था, उनके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था आपके फ्रांस में। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हो। कैसे? नाना नानी रॉकस्टार। एन से क्या याद होगा? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। और न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, व्हिच इट गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग, इट गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग। कहां से? देखो 2 पॉइंट बन गया, ठीक है। तीसरा क्या? इट वाज recognized that history is not only about the political events, create leaders and accordingly politics, diplomacy, also about the climate। यहाँ पे climate की थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, तो ये आप लोग सही कर लेना। क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, फिर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फिर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। दिस स्कूल वाज स्टार्टेड बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन, तो आपको याद रखना है नाना नानी रॉकस्टार। एन से आपका आ गया अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज, फिर उसके बाद आपका एन से आ गया गिव न्यू डायरेक्शन, फिर आर से रिकॉग्नाइज आ गया, और एस से क्या आ गया? स्टार्टेड आ गया। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ू तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके किसके? मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। किसके? मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। तो आपको क्या याद रखना है? ये आपको आ सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग में एक चार्ट दिया रहेगा, उस चार्ट में आपको क्या फिलअप करना रहेगा ये सारे पॉइंट्स, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना रहेगा। तो आप याद करोगे मार्स से, क्या याद रखोगे? मार्स से। एम से क्या रखोगे? मैनकाइंड जर्नी, क्या याद रखोगे? मैनकाइंड जर्नी। ए से एंथ्रोपोसेंट्रिक याद रखोगे, फिर आर से रिलायबल एविडेंस, और एस से साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे याद कैसे करना है? देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल याद है तो आप क्या देखो, प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा सा सही कर लेना, टाइपिंग में गलती हो जाती है, ठीक है। अब इट इज द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट इज द मेथड विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, एंड इट starts with the formation of the relevant question। पहला पॉइंट बनेगा these questions are anthropocentric। anthropocentric का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ह्यूमन सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनसे रिलेटेड हो गए, ना कि डिवाइन या फिर डीड से रिलेटेड हो गए। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आपका रिलायबल एविडेंस। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस, मतलब इसमें जो भी आप बोलोगे कि ये सही है तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस होना चाहिए। और हिस्ट्री प्रेजेंट्स द मैनकाइंड जर्नी, हिस्ट्री प्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ द मैनकाइंड जर्नी, यानी हिस्ट्री जो है मैनकाइंड की जर्नी का पूरा ग्राफ बताता है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ था, जो सच बात है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप याद करोगे इसको, आपके मार्स से याद करोगे। किसे याद करोगे? मार्स से, MARS, ठीक है, मैनकाइंड जर्नी। क्लियर हो गया?
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं बढ़ू तो आपका आता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में क्या बोला गया, सबसे पहले जो लेटर ऑफ था 19th सेंचुरी का, उसमें एक नया स्कूल जो थॉट का वो अराइज हुआ था। क्या नया स्कूल जो था थॉट का वो अराइज हुआ था, क्या था, जो थीसिस थी यानी एक थ्योरी थी, कंसेप्ट था जो कार्ल मार्क्स द्वारा क्या फॉर्मुलेट किया गया था। अब कार्ल मार्क्स की बात अगर मैं करूं तो ह्यूमन हिस्ट्री जो था, ह्यूमन हिस्ट्री वो एब्स्ट्रैक्ट यानी मनगढ़ंत कहानियों का नहीं था, जो एक्चुअल में लोग रहते थे उसके बारे में था। ठीक है, अब जो ह्यूमन रिलेशनशिप थे वो कैसे शेप हुए थे, जो ह्यूमंस की नीड थी और साथ ही साथ जो सोर्सेस के जो ओनरशिप, उससे क्या हुआ, एक ह्यूमन रिलेशनशिप क्या हुआ, शेप हुआ दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो एक्सेसिबिलिटी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो हर एक स्ट्रैटा यानी हर एक जो सोसाइटी का स्ट्रैटा यानी क्लास था उसमें क्या सेम नहीं था, क्या सेम था क्या नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इनइक्वालिटी डेवलप हुई थी, इनइक्वालिटी सोसाइटी में आ गई और साथ ही साथ क्या हुआ, आपका जो डिवीजन था सोसाइटी में वो अकर हुआ, जिससे क्या विच लीड्स टू दी क्लास स्ट्रगल। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते, अब कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल ओन्स ऑफ द sorry history of class struggle owns the means of production which exploits the rest of the class। क्लियर है। उन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल। तो आपको याद कैसे करना है, लेट हुआ हूं अच्छा चलता हूं, एल से क्या याद होगा, लेटर ऑफ। इन द लेटर ऑफ द 19th century arise a new school of thought by keeping the thesis in view the thesis which was formulated by the Karl Marx। According to Karl Marx, human history is not about the abstract idea, it was about the living of the people। फिर एच से human relationships are shaped with the shaped on the basis of the fundamental needs of the people and the means of the sources of the ownership। फिर इसके बाद आता है आपका अच्छा एक्सेसिबिलिटी क्या हो गया, इट इज द क्या लिखा, इट इज एक्सेसिबिलिटी क्या लिखा हुआ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन means of production of the society may not be equal to the each of the strata of the society। क्लियर हो गया। फिर आपका आता है चलता हूं causes which it causes the inequality and the division of the society which leads to the class struggle। क्लियर है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग हूं अच्छा चलता हूं बाय, अब बाय का क्या आ गया, बुक का क्या लिखोगे आप, आपका बुक दास कैपिटल क्या लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। इतनी मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं होगा। ऐसे हूं यहाँ पे छूट गया तो हूं से क्या है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल which owns the means of production and exploit the rest of the classes। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, लेट हुआ हूं अच्छा चलता हूं बाय, और ये जो बुक का नाम है ये याद कर लो क्योंकि आपको शायद फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्या पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है पहले वो देख लेते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है कि देखो हिस्ट्री अब तक आप देखोगे तो क्या था, पूरा जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से था, ठीक है, लेकिन अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग, क्या हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करना, किसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वुमेन की पर्सपेक्टिव के हिसाब से। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फंडामेंटल जो थे फेमिनिज्म के वो किसकी राइटिंग से इंस्पायर थे, आपके साइमन डी बेवियर के राइटिंग के क्या इंस्पायर थे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एम्फसाइज, इट वाज एम्फसाइज, अब ये एम्फसाइज कर रहे थे सिर्फ ये जो रिस्ट्रक्चर नहीं करने का, क्या वुमेन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर ना करके, ये तो इनका तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्या था, ये था कि जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से ये वापस है क्या उसको रीथिंक करे। अब इसने क्या किया, फोकस में इट ड्रोव फोकस इन डेप्थ ऑन द वेरियस, ये सारे जो वेरियस एस्पेक्ट्स है वुमेन्स की लाइफ के उस पे क्या कर रहे थे, फोकस क्या डाल रहे थे। अब ये पोर्ट्रेट किया क्या एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास आफ्टर ईयर 1990। तो इसको याद कैसे, मदर फादर ईटिंग दही पूरी, मदर से क्या लिखोगे एम से क्या होता है मीन्स मतलब क्या हो गया, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री, मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। क्लियर हो गया। फिर एफ फादर क्या हो गया, द फंडामेंटल ऑफ द फेमिनिज्म, द फंडामेंटल ऑफ द फेमिनिज्म वर इंस्पायर्ड या क्रिएटेड बाय द साइमन डी बेवियर लिख सकते हो। फिर आपका ई से क्या आया, इट पुट एम्फेसिस नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ द वुमेन इन हिस्ट्री बट आल्सो rethinking of the male dominated perspective of the history। क्लियर हो गया। फिर उसका आपका दही से क्या, it drove focus in depth on the various aspects of the life। फिर उसके बाद आपका आता है पी से क्या हो गया, पोर्ट्रेट, इट पोर्ट्रेट एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास आफ्टर ईयर 1990। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा। अब आते हैं आपके लियोपोल्ड वन रांके पे। अब यहां पे ध्यान रखना, लियोपोल्ड वन रांके पे क्या है, हिस्टोग्राफी।
जो हिस्टोग्राफी थी आपके 19th सेंचुरी में ग्रेटली इन्फ्लुएंस किससे थी, लियोपोल्ड वार्नर के जो बर्लिन यूनिवर्सिटी थे, वो हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इन्होंने एम्फेसिस यानी इंपॉर्टेंस किस पे दी, जोर किस पे डाला, ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्टेट किया कि जो डॉक्यूमेंट जो एसोसिएट होते हैं यानी जुड़े हुए रहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट से, उनको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक क्या हमें एग्जामिन करना चाहिए। साथ ही साथ बताओ ये बिलीव करते थे ये जो मेथड ये बेस्ट पॉसिबल मेथड है क्या हिस्टोरिकल ट्रुथ तक पहुंचने का। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको, इमेजिनेटिव नरेशन जो हिस्ट्री का उसको। दो बुक लिखी थी, थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, साथ ही साथ सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब कैसे आपको एचएससी सबसे बढ़िया चलेगा, तो एच से क्या रखना है, एच से आपको याद रखना है हिस्टोग्राफी इन द लेटर ऑफ द हिस्टोग्राफी इन द 19th century was greatly influenced from the thought of the Leopold Ranke of the Berlin University. फिर एस he stated that the critical method he always spoke about the critical method of the historical research. फिर ई से क्या आएगा, emphasis, he put emphasis on the information gathered through the original documents of the historical events. फिर उसके बाद आपका सबसे एस से क्या आएगा, सेट, he stated that the documents associated with the historical events need to be examined very carefully. फिर आपका आता है आपके ये believed, फिर बी से क्या आएगा, believed, बढ़िया, तो believed क्या, he believed that this method is the best possible method to reach the historical truth. फिर उसके बाद चलेगा, he criticized the imaginative narration of the history. दो बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, The Theory and the Practice of History, साथ ही साथ सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। आप इस तरह से याद क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं गुड्स, तो देखो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि ह्यूमन माइंड से अगर उसको आपको इसे समझानी तो ऑपोजिट के से समझा सकते हो। कैसे, अगर मुझे कोई छोटा बच्चा अगर उसको अच्छे के बारे में बताना तो मुझे साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि बुरा क्या होता है, बुरा क्या किससे कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं उसको बता रहा हूँ कि आइसक्रीम अपनी खानी अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात क्या वो बताऊंगा तभी उसको समझेगा ना ये अच्छी बात है, तो बुरा या दूसरे की आइसक्रीम छीन के खाना क्या बुरी बात होती, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ऐसा कौन कहता था, हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल बोलते थे। इसी पे एक थियरी उन्होंने लिखी, एक थियरी थी the method of analysis which is based on the opposite is known as dialectics. जो ऐसा method of analysis जो क्या हो गया, जो आपके opposites पे बेस्ड है, जो आपके opposites पे बेस्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग dialectics बोलते हैं, ठीक है। The beginning of this theory is known as thesis. The theory contrary to the thesis, the theory contrary to the thesis is known as the antithesis. Contrary मतलब क्या, comparison, एक ऐसी theory जो comparison किसके, आप पहले वाले थीसिस यानी थियरी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। और फिर जो जिस्ट होता है थीसिस और एंटीथेसिस का, उसको हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं। तो इसको आप क्या याद कैसे कर सकते हो, गोड से, जी से आपका जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल द्वारा ये दिया गया था, ओ से ऑपोजिट्स हो गया, ए से एंटीथेसिस हो गया, टी से आपका थीसिस हो गया और एस से सिंथेसिस हो गया, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन के जितने ब्रीफ थे सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। और भी कुछ चाहते हो, और भी सारी चीजें चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, सपोर्ट करो, वीडियो शेयर करो, ताकि और भी सही कई सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो दोस्तों।